हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा चिकनगुनिया बीमारी के इलाज के बारे में। ये चिकनगुनिया बीमारी क्या होता है, ये बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, ये बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से एक एक करके सारी की सारी चीज़ आप लोग समझते हुए आसान भाषा में चलना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करे बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये चिकनगुनिया होता क्या है। दोस्तों, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि चिकनगुनिया वायरस के द्वारा देखा जाता है कि लोगों को ये हो जाता है। ये चिकनगुनिया वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि फैलता है मनुष्यों में मच्छरों के काटने के द्वारा। समझ गए। अब मच्छरों की अगर हम बात करें तो ये एडिस एक प्रकार का मेन स्पीसीज का मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, जिनके काटने के द्वारा ये बीमारी, ये चिकनगुनिया वायरस मनुष्यों के अंदर फैलता है और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं कि मरीज को चिकनगुनिया बीमारी हो गया है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। शुद्ध हिंदी में आपको बता रहे हैं और शुद्ध इंग्लिश भाषा में यहाँ पर लिखा गया है चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन काज्ड बाय द चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया एक ऐसा बीमारी होता है जो कि एक प्रकार का ये इन्फेक्शन होता है जो कि चिकनगुनिया वायरस के द्वारा लोगों को ये हो जाता है। ये वायरस मनुष्यों के अंदर तब फैलता है जब उनको मच्छर काटते हैं। और कौन से मच्छर काटते हैं? एडिस, ये एक मेन स्पीसीज के मच्छर होते हैं जिनके काटने के द्वारा ये वायरस मनुष्यों के अंदर फैलता है और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं कि चिकनगुनिया बीमारी मनुष्य को हो गया है। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं चिकनगुनिया वायरस जो होता है ये एडिस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग अल्फा वायरस भी कहते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब इनके काटने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर ये लक्षण दिखाई देने लगता है कि मरीज को चिकनगुनिया बीमारी हो गया है। ये जो होता है ट्रांसफर होता है मॉस्किटो के काटने के द्वारा, ये बीमारी लोगों में फैलता है। जैसे कि यहाँ पर एक मच्छर है, इसने इनको भी बाइट कर लिया, इनको भी बाइट कर लिया। तो इस तरीके से मच्छरों के काटने के द्वारा, एडिस मॉस्किटो के बाइट के द्वारा ये बीमारी लोगों के अंदर फैलता हुआ चला जाता है और इससे बचने के लिए मच्छरों से बचाव करना चाहिए। दोस्तों, बात आता है यहाँ पर चिकनगुनिया बीमारी होने का क्या कारण होता है। तो कारण क्या होता है आप लोगों को तो बता ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर जान लीजिए। चिकनगुनिया बीमारी को फैलने का जो मेन कारण होता है वो होता है चिकनगुनिया वायरस। और इस वायरस को फैलाने का काम कौन करता है? एडिस मॉस्किटो मच्छर जो होते हैं। मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर। तो एडिस मॉस्किटो के बाइट के द्वारा, काटने के द्वारा ये बीमारी फैलता है और यही मेन कारण होता है चिकनगुनिया बीमारी होने का। मेन कारण यही होता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आता है अगर किसी को चिकनगुनिया बीमारी हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। सिम्टम को हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं लक्षण। तो अगर किसी भी मरीज को चिकनगुनिया बीमारी हो गया है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको ये बीमारी हो गया है? तो वो पता चलता है लक्षणों को देख करके। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी को चिकनगुनिया बीमारी हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो स्किन के ऊपर रेड रेड कलर के रेड स्पॉट या फिर कह सकते हैं रेजेस देखे जाते हैं। ठीक। बैक पेन, पीछे के साइड पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाने लगता है। हेडेक मतलब सिर में दर्द भी देखा जाता है, ये भी लक्षण देखे जाते हैं। तो रेजेस देखे जाते हैं, पीठ में दर्द देखे जाते हैं, जी मचलाना, सिर में दर्द होना, ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं अगर मरीज को चिकनगुनिया का बीमारी हो गया है। कुछ और भी लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि अगर मरीज को चिकनगुनिया बीमारी हो गया है तो उनमें देखा जाता है कि जोड़ों में दर्द होना, उल्टी होना, बुखार हो जाना, ठंड लगना, ये भी कुछ लक्षण देखे जाते हैं। तो इतने लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी भी मरीज को क्या हो गया है? चिकनगुनिया हो गया है। इतना बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कुछ कॉम्प्लिकेशन आप चिकनगुनिया, मतलब कुछ और भी अनदर कॉमन रूप से लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ। कुछ और भी देखे जाते हैं इनके अंदर लक्षण, जैसे कि सुबह के समय जोड़ों में अकड़न होना, ये भी देखा जाता है। मांसपेशियों में भी दर्द देखा जाता है और कभी कभी तो जोड़ों में सूजन भी हो जाता है। अगर मरीज को चिकनगुनिया का बीमारी हो गया है तो जोड़ों में सूजन हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, सुबह के समय पर ज़्यादातर जोड़ों में अकड़न होना, जोड़ों में दर्द होना,
ये भी लक्षण देखे जाते हैं अगर मरीज को चिकनगुनिया हो जाता है। तो ये कुछ होते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकनगुनिया, जो कि आप सभी लोगों को इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों हम बात करें चिकनगुनिया के प्रिवेंशन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। मतलब इस बीमारी से हमें कैसे बचना चाहिए कि ये लोगों को बीमारी ना हो, ये बीमारी लोगों को ना फैले, कैसे हम इनसे बचें। दोस्तों इनसे बचने के लिए हमें मच्छरों को मारना पड़ेगा, और मच्छरों को मारने के लिए शहरों में, गाँवों में ये धुआं की तरह निकलता है, जिसको हम बोलते हैं फॉगिंग टू किल मॉस्किटो। आपने देखा होगा कभी कभी शहरों में, गाँव में इस तरह से धुआं छोड़ते हैं, जो कि एक प्रकार का किलर मॉस्किटो होता है। मच्छरों को मारने वाला ये धुआं होता है। और मॉस्किटो को काटने से बचना चाहिए, मच्छर हमें ना काटे, क्योंकि मच्छर के ही काटने के द्वारा ये बीमारी फैलता है। तो मच्छर हमें ना काटे, इसीलिए अगर हम रात में सोते हैं तो नेट का यूज करना चाहिए। मतलब जो मच्छर का दानी होता है उसमें सोना चाहिए, जिससे मच्छर अंदर ना घुस सके, आपको रात में ना काटे। इसीलिए फुल क्लोथ पहनना चाहिए, पूरा हाथ पूरा पैर ढक करके चलना चाहिए, जिससे मच्छर हमारे शरीर में कहीं पर भी हमको ना काट सके। जब कभी भी हम बाहर टहलते हुए जाएं तो इस तरीके से कपड़ा पहन करके जाना चाहिए। ये सारी बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, और जब आप मच्छरों से बचेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगा। तो ये होता है बचाव, कि चिकनगुनिया बीमारी से कैसे बचा जा सके। अब बात करते हैं डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं। दोस्तों डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले तो सिम्टम के बेसिस पर, लक्षण को देख करके अनुमान लगा लिया जाता है कि मरीज को चिकनगुनिया बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। टेम्परेचर को भी मापा जाता है, ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि मरीज को चिकनगुनिया का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। ESR टेस्ट भी होता है, जिसको हम लोग इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं। RT-PCR टेस्ट के माध्यम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। LGM एलिसा टेस्ट के भी माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मरीज को चिकनगुनिया डिजीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कुछ इनके डायग्नोसिस एंड टेस्ट होते हैं, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या मरीज को सच में ये बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। तो अगर हम लोग इलाज के बारे में बात करें कि अगर किसी को मान लीजिए डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराएं, उसमें पता चला कि मरीज को चिकनगुनिया बीमारी हुआ है, तो उस केसेस में इलाज के लिए क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों इलाज के दौरान पर सबसे पहले तो ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया बीमारी के ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के समय मरीज को भरपूर पानी की आवश्यकता होता है। हाइड्रेटेड, नीड टू बी हाइड्रेटेड। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मरीज को प्रॉपर रूप से पानी को लेना चाहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं रहना चाहिए। सो डिहाइड्रेट विल बी प्रिवेंट। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी का कमी होना, और शरीर में अगर पानी की कमी होगा तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमें प्रॉपर रूप से पानी पीना चाहिए, और जब हम पानी अच्छे से पिएंगे तब जाकर के डिहाइड्रेशन का निवारण होगा। प्रिवेंशन का मतलब होता है निवारण होगा, समझ गए। तब जाकर के हमारे शरीर में पानी की भरपूर मात्रा हमारे शरीर में होगा। अगर हम बात करें कि नॉर्मली हमें पानी कितना पी लेना चाहिए उस समय पर जब चिकनगुनिया डिजीज का इलाज चल रहा होता है, तो उस समय पर हमें डेली कम से कम 5 से 7 लीटर तक एक दिन में पानी को पीना चाहिए, जिससे हाइड्रेटेड हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। लिमिट जंक फूड, बाहरी भोजन को, चाट हो गया, समोसा हो गया, बर्गर हो गया, बाहरी चीज़ जो अनदर हम लोग खाते हैं, वो सारी चीज़ों को लिमिट में कर देना चाहिए, जिससे वे जो बीमारी होता है ये जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये बातें तो समझ में आ ही गया होगा, जो कि आप सभी लोगों को ये बात पता रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात आता है आप यूज ओनली पैरासीटामॉल। अगर किसी को चिकनगुनिया बीमारी हो जाता है तो उनको पैरासीटामॉल मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पैरासीटामॉल जो मेडिसिन होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का, ये एक ऐसे क्लास का मेडिसिन होता है जिसमें केवल इंक्लूड होता है एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक। मतलब ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेंगे, और हमारे शरीर में जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। मतलब ये बुखार और दर्द दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए, दोनों चीज़ें के ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है पैरासीटामॉल टैबलेट। समझ आप लोग, जो कि बहुत ही कॉमन एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, लेकिन कुछ वार्निंग भी होता है
कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए। NSAID के क्लास का मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? डू नॉट टेक एस्प्रिन एंड अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। कभी भी इस बीमारी में एस्प्रिन हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी के क्लास के मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लीडिंग का कारण भी बन सकता है मरीज को। चिकनगुनिया के साथ साथ मरीज को ब्लीडिंग का भी कारण बन सकता है। इसीलिए NSAID के क्लास के मेडिसिन एंड एस्प्रिन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सिंपल रूप से जान लीजिए, अवॉइड करना चाहिए। एस्प्रिन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, एसिक्लोफिनैक हो गया, डाइक्लोफिनैक हो गया, इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चिकनगुनिया अगर मरीज को हुआ है तो इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो कि आप सभी लोगों को ये बात पता रहना चाहिए। समझ गए आप लोग? बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको पूरी तरह से नहीं समझ में आता है वो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ उस समय पर ट्रीटमेंट के दौरान ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। समझ गए आप लोग? ड्यूरिंग दी ब्लड प्रेशर मेजर यूजिंग ए सिग्नोमैनोमीटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर। मतलब जब मरीज को चिकनगुनिया बीमारी हो जाता है तो उस केसेस में ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है सिग्नोमैनोमीटर के यूज से, और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं ना है, लो तो नहीं ना है, इसका भी ध्यान दिया जाता है। समझ गए? साथ ही साथ प्लेटलेट्स काउंट को भी मॉनिटर किया जाता है, जिससे प्लेटलेट्स का लेवल डाउन ना हो जाए। और प्लेटलेट्स को काउंट करना मतलब प्लेटलेट्स को मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चिकनगुनिया वायरस के केसेस में देखा जाता है दोस्तों, इसके कारण, इस बीमारी के कारण जो हमारा प्लेटलेट्स का लेवल होता है वो लो हो जाता है, वो घट जाता है। और इसीलिए इसका मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि मरीज का प्लेटलेट्स का लेवल कितना डाउन है, लो है कि नॉर्मल है। इसीलिए ब्लड टेस्ट मस्ट बी डन रेगुलरली। इसीलिए मरीज का ब्लड टेस्ट कराया जाता है और इसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि मरीज का प्लेटलेट्स का लेवल कितना है, ज़्यादा तो नहीं ना लो हो गया है। ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इन टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि मरीज का हालत कैसा है। जब सब कुछ पता चल जाता है टेस्ट के माध्यम से, तो बहुत ही आसानी से मरीज को सिम्टम को बेसिस पर चिकनगुनिया बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश किया जाता है, जो कि आसानी से सारी चीज़ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बताया है कितना ज़्यादा 5 से 7 लीटर तक पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। लेकिन अगर मरीज को डिहाइड्रेशन हो गया है, मरीज ने उतना पानी नहीं पिया है, शरीर में पानी की कमी हो गया है, तो उस केसेस में मरीज को लगाया जाता है इंट्रावेनस IV फ्लूइड, जिसे बोला जाता है। अब IV फ्लूइड में अलग अलग प्रकार के IV फ्लूइड आते हैं, जैसे कि NS हो गया, RL हो गया, RS हो गया, D5W हो गया, D5L RS हो गया, DNS हो गया। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के आते हैं। NS का क्या मतलब होता है? NS का मतलब होता है नॉर्मल सैलिन हो गया, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हो गया, रिंगर सॉल्यूशन हो गया, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन हो गया। उसके बाद DNS का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन हो गया। तो ये कुछ दोस्तों अलग अलग प्रकार के IV फ्लूइड आते हैं, जो कि इनमें से कोई एक, ये सारे नहीं, इनमें से कोई एक मरीज को लगा दिया जाता है, जिससे मरीज के शरीर में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, वो पूरा हो जाए और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। डिहाइड्रेशन को हिंदी भाषा में बोलते हैं शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाता है तो अगर बॉटल्स नहीं चढ़ाते हैं तो उस केसेस में इलेक्ट्रॉल दिया जाता है, ORS दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये आता है। ये अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक होता है ORS ये वाला, एक ऑरेंज कलर का आता है जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, इनमें से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? दोस्तों अगर मान लीजिए किसी को ये हो गया है बीमारी, तो उस केसेस में कभी कभी ट्रीटमेंट के दौरान क्या किया जाता है, जो ब्लड लॉस हो गया है उसको रिप्लेस किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, एनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच कलेक्टेड फ्रॉम ऑफ डोनर, जो कि डोनर के द्वारा इसको ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पेशेंट के अंदर। अब एग्जाम्पल की बात करें तो पूरी ब्लड को कर सकते हैं रिप्लेस, नहीं तो पैकेट रेड ब्लड सेल आता है, या फिर फ्रेश ब्रोंज प्लाज्मा हो गया, या फिर प्लेटलेट्स का भी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों के माध्यम से भी इसको ठीक किया जाता है, जो कि होता है ब्लड रिप्लेस। दोस्तों इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम हाई ना हो, इससे बचाव करने के लिए कुछ घरेलू उपचार करके भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा चुकंदर खाएं, पपीते के पत्ते को पीस करके पिएं, आंवला मिलता है वो खाएं, कीवी मिलता है मार्केट में वो खाएं, गाजर तो मिलता ही है, गाजर भी खा सकते हैं, नारियल का पानी पिएं। अब बकरी का दूध मिल जाता है तो ये तो रामबाण ही है। तो इनमें से जो कुछ हो पाए, जितना चीज़ मिल पाए
वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर चीज़ें ये होता है मेंटेन करने के लिए। अगर हम बात करें, मान लीजिए प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उस केसेस में आप कुछ मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये तो बताया हूँ कि अगर आप गाँव में रहते हैं या फिर शहर में ही रहते हैं, पपीते का पत्ती अगर मिलता है, आप उसको पीस करके दिन भर में 2 बार नहीं तो 3 बार आधा आधा कप ही पीजिए, लेकिन उसको पीजिए तो ये दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कैरपिल टैबलेट है, जो कि कार्निका पपाया लीफ के द्वारा ये बनाया गया है, पपीते के पत्तियों के द्वारा ये बनाया जाता है। तो अगर सीधा सीधा पपीते का पत्ती ही मिल जाता है, पीस करके पी लेते हैं, तो क्या बुरा है, वही सबसे सही है। हिमालय कंपनी का प्लेटेंजा टैबलेट आता है, जो कि ये भी हमारे शरीर के प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। प्लेटिजन का एक सिरप भी आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। दिन भर में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि पपीते के फलों के द्वारा ये बनाया गया है। ये भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। अगर मरीज का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स के लिए कुछ और भी मेडिसिन आते हैं, जो कि हम बात करें तो पतंजलि का आता है। क्या आता है? गिलोय आता है, गिलोय घनवटी पतंजलि का। ये भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। गिलोय जो होता है झंडू का भी आता है, डाबर का भी गिलोय आता है। इनका काम क्या होता है? ये एक प्रकार का प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर प्लेटलेट्स लो हो गया है तो उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। और ये एक प्रकार के बात करें अगर हम लोग, तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं साइड इफेक्ट होता है? क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया गया है। और जो दवाइयाँ नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो दवाइयाँ, उनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये बातें भी हो गया। बात करें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि अगर मान लीजिए मरीज का ब्लड क्या हो गया है, लो हो गया है प्लेटलेट्स, तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ होम्योपैथिक के भी मेडिसिन आते हैं। जैसे कि ये कैरिका पपाया हो गया, एसबीएल के द्वारा बनाया गया है। ये हेमिलस वर्जिनिका हो गया, ये भी है एसबीएल कंपनी का है। और ये है क्रोटालस हर्कस। तो ये देखिए, तीनों एसबीएल कंपनी के द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हैं। और तीनों का काम क्या है? ये हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी भी मरीज को चिकनगुनिया का बीमारी हो जाता है, तो उसको अगर चिकनगुनिया का बीमारी हो जाता है तो ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, ये बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा दिया जाता है, कौन कौन सी दवा नहीं दिया जाता है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। दोस्तों, इतना बात आपको समझ में आया हो अगर, तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो भी बताएं, नहीं भी लगा तो भी बताएं। एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सीधा सीधा जाइए इंस्टाग्राम में, सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी। ये एसओपी केवल सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, पूरा सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करिए, जो चैनल का नाम है, तुरंत आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।